वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 5th लेक्चर को पढ़ेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है 4 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे और साथ ही साथ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हम लोग जो है एटॉमिक मास को पढ़ेंगे, एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ेंगे और ग्राम एटॉमिक मास को पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा होगा मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग जो है सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास को समझेंगे एंड देन हम लोग जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास को समझेंगे और लास्ट हमारा क्या होगा, फॉर्मूला मास। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो मैटर है ये किससे मिलके बना है, ये पार्टिकल से मिलके बना है और ये पार्टिकल्स हमारे जनरली क्या हैं, एटम्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कि ये जो एटम है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे जो एटम है इसका नाम एटम पड़ गया, क्या एटम से पहले भी इसका कोई दूसरा नेम था। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम लोग बहुत समय पहले की बात करें तो एक इंडियन फिलोसफर हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कनाड। तो महर्षि कनाड ने क्या बोला कि जो हमारा मैटर है, जिसको इन्होंने क्या बोला था, पदार्थ, मीन्स महर्षि कनाड ने बोला कि जो हमारा पदार्थ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैटर बोलते हैं, अगर हम लोग जो है इसको डिवाइड करें, अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करें तो हमको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा, एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम लोग जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या बोला इन्होंने ये बोला कि अगर हम लोग जो है इस पदार्थ को, मीन्स अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करें तो हम लोगों को एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा, क्योंकि हमारा मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। और ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करें तो हमको एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा मैटर का जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम पीरियड में सबसे पहले अगर किसी ने एटम की डिस्कवरी करी थी तो वो थे महर्षि कनाड, क्योंकि इन्होंने जो है इसको सिर्फ कहा था, इसको रिटन फॉर्म में कहीं पे भी इस्टेब्लिश नहीं किया था। जिस वजह से क्या हुआ कि जो डाल्टन साहब थे इन्होंने इनके आइडिया को चुरा लिया और इन्हीं पार्टिकल्स को डाल्टन ने क्या बोला, एटम बोला। ठीक है, आप लोग फिर समझ लीजिए कि जो एटम की डिस्कवरी हुई है, एटम का नेम जॉन डाल्टन ने रखा कि ये पार्टिकल्स को इन्होंने क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। लेकिन इसकी जो डिस्कवरी हुई है ये कहाँ से हुई है, ये इंडिया से निकल के आई है। ठीक, इसको आप लोगों को याद रखना है। और कहीं पे आप लोगों को ये भी लिखा दिखेगा कि ग्रीक फिलोसफर्स ने भी इसी तरीके के आइडिया को कन्वे किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी इसको कहीं पे भी रिटन फॉर्म में एस्टेब्लिश नहीं किया था। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि ये जो डाल्टन साहब थे इन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या बोला, एटम बोला। और इन्होंने कहा कि ये जो हमारे एटम होते हैं ये इंडिविजुअल होते हैं, मीन्स हम लोग जो है इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग जो है एक और इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ लीजिए कि एक दूसरे इंडियन फिलोसफर आए जिनका नाम क्या था, पकुदा कत्यायामा। उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारे एटम्स हैं, मीन्स ये जो परमाणु है, ये हमेशा जो है कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिसको क्या बोला, जिसको प्रेजेंट टाइम में साइंटिस्ट ने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स बोला। तो ये जो इंडियन फिलोसफर्स थे इन्होंने पहले से ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी कर दी थी, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी इसको रिटन फॉर्म में एस्टेब्लिश नहीं किया था, जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है ये नहीं समझ पाते हैं कि इसकी ओरिजिनल डिस्कवरी किसने करी। तो यहाँ से अब हम लोग जो है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ते हैं। तो डाल्टन ने जो थी अपनी एटॉमिक थ्योरी 1808 में एस्टेब्लिश करी और इन्होंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू जो है एटम को एक्सप्लेन किया कि आखिर एटम है क्या। तो अगर हम लोग इनके फर्स्ट पॉइंट को पढ़ें तो इन्होंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन साहब ने ये बताया कि जो हमारा मैटर है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस पार्टिकल को इन्होंने क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया
कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग जो है एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप लोग याद करिए कि हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वहां पे भी आप लोगों ने सेम डेफिनेशन पढ़ी थी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो डाल्टन ने क्या किया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको जो है उसकी जगह पे बस एटम को पुट कर दिया। ठीक है, तो ये भी इन्होंने क्या किया, ये भी टर्म इन्होंने कॉपी किया था। इन्होंने बोला कि एटम को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग जो है एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल साइज एंड सेम प्रॉपर्टीज। अब जो भी हमारे सेम एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे उन सभी का जो साइज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, और उन सब की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी कैसी होंगी, सेम होंगी। मीन्स अगर हम लोग आयरन के एटम की बात करें तो आयरन का जो एटम है इसका साइज भी सेम होगा, इसकी वैलेंसी भी सेम होगी, इसका नेचर भी सेम होगा, और इसके पास कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो ऐसा नहीं होगा कि आयरन के एक एटम की प्रॉपर्टी चेंज होगी और आयरन के दूसरे एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी, कोई दूसरी होगी। ये इन्होंने कहा कि जो भी हमारे सेम एलिमेंट्स होंगे उन सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम होगी। अब फोर्थ पॉइंट में डाल्टन साहब ने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब जो भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से क्या करेंगे, डिफर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगी। जैसे कि अगर हम लोग आयरन और क्लोरीन की बात करें तो आयरन के एटम के पास खुद की प्रॉपर्टीज होंगी और क्लोरीन के एटम के पास खुद की प्रॉपर्टीज होंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में डाल्टन साहब ने क्या कहा कि व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड दे डू सो इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन ए प्रॉपर रेशियो। तो डाल्टन साहब ने यह बोला कि जब भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे तो ये इस तरीके से कंपाउंड को बनाएंगे तो इनके जो एटम्स का रेशियो होगा ये हमेशा प्रॉपर होगा, होल नंबर होगा और सिंपलर फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा वाटर है, तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 है, और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना एटम है, 1 एटम है। तो इनका रेशियो क्या है, 2:1 है। तो ये कैसा रेशियो है, सिंपल रेशियो है। तो इस तरीके से जो है डाल्टन साहब ने जो है एटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जैसे जैसे देखो टाइम बढ़ता है तो चीज़ों में क्या आती हैं, कमियां आती हैं, और जैसे जैसे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई तब क्या पता चला कि जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी ये बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो अब हम लोग जो है इनकी लिमिटेशंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो थी ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पे वैलिड ही नहीं थी। अब सेकेंड इनका लिमिटेशन क्या था कि इट इज फेल टू एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड वैलेंसी। तो ये जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी ये हमें ये नहीं बता पाई थी कि जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो जो इनके एटम्स होते हैं इनका डिफरेंट मास क्यों होता है, इनका साइज डिफर क्यों करता है, और इनकी जो वैलेंसी है आखिर ये डिफर क्यों करती है। तो ये जो क्यों वर्ड है इनके बारे में डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया था। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया कि वाई डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। तो डाल्टन साहब जो थे ये अपनी थ्योरी में ये नहीं बता पाए थे कि आखिर ये जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये आखिर कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं, ये कंबाइन करके आखिर क्यों कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया था कि इनके एक मेजर ड्रॉबैक निकला था कि ये नहीं बता पाए थे कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो आखिर क्यों कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। तो ये जो डाल्टन साहब थे अब ये भी नहीं बता पाए थे कि आखिर जो हमारे कंपाउंड्स बन रहे हैं इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है,
किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है हमारे एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, या उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो थे डाल्टन साहब नहीं बता पाए थे। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ये एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद क्या कर गई थी, फेल कर गई थी, क्योंकि ये बहुत सारे टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब देखो जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे क्या हुआ, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, और इन डिस्कवरीज के बेसिस पे क्या देखा गया कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ये बहुत सारी जगहों पर सही भी थी और कुछ जगह पे क्या थी, वो फेल कर गई थी। तो क्या किया गया कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी इसको क्या किया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ गए थे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि एटम इज फर्दर डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि जो हमारा एटम है, डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में क्या बोला कि एटम जो है कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हुई हमको क्या पता चला कि जो हमारा एटम है ये भी फर्दर डिविजिबल है, और ये किस में डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। अब सेकेंड पॉइंट में क्या आया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल द एस्पेक्ट्स। अब देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी हमारे सेम एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे उनके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनकी जो हैं वो सेम होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे सेम एलिमेंट्स के एटम होंगे ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज कर जाएं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या कर जाएं, वो चेंज कर जाएं। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे कि अगर हम लोग सेम एलिमेंट्स की बात करें तो अगर हम लोग कोई भी सेम एलिमेंट को ले लें तो उनका जो मास है वो भी क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। जैसे कि अगर हम लोग क्लोरीन एटम की बात करें तो क्लोरीन एटम में हम लोगों ने देखा था कि क्लोरीन का एक आइसोटोप का मास कितना होता है, 35U, और एक आइसोटोप का मास कितना होता है, 37U। तो हम लोग आइसोटोप 10th में भी पढ़ चुके हैं, आप लोग एक बार फिर से भी देख लीजिए कि आइसोटोप जनरली हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और जिनका जो मास नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा एटम एक ही है, मीन्स यहाँ पर हम लोग क्लोरीन ही लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कर रही है, डिफर कर रही है। क्योंकि क्या है, एक एटम का मास 35U है और एक एटम का मास कितना है, 37U है। इसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, 1H1, 2H1 और 3H1। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन के एटम का मास क्या होता है, वो 1U होता है, कुछ का 2U होता है, कुछ का 3U होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो हमारे हाइड्रोजन का एटम है इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है और ये एटम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है इसके मास के बेसिस पे क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो इस एस्पेक्ट में क्या हुआ कि जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी वो भी क्या कर गई, उसको इम्प्रूव कर दिया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि जो सेम एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर नहीं हो सकती हैं, उनमें भी क्या हो सकता है, कोई ना कोई चेंजमेंट आ सकता है। तो सबसे बड़ा चेंजमेंट क्या आता है, मास के बेसिस पे। अगर हमारा जो एलिमेंट है उसके पास बहुत सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं देन उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मास है वो हमेशा क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब देखो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि उन्होंने बोला कि जो भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स के पास कोई भी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करेगी। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला कि जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनके पास भी ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर जाए। तो देखो अगर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज को सिमिलर दिखाना है तो इनका जो मास है वो क्या कर जाता है, वो सिमिलर हो जाता है। तो देखो आइसोबार्स को सबसे पहले समझ लो कि आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोबार्स जनरली हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या करता है, वो डिफर करता है, लेकिन जिनका मास नंबर क्या होता है, वो सेम होता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। देखो हमारे पास कैल्शियम का एटम है और ये हमारे पास क्या है, पोटेशियम का एटम है। तो देखो हमारे पास एलिमेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, लेकिन अगर हम लोग इनके मास नंबर को देखें तो इन दोनों का मास कैसा है, 40U है।
तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो क्या कर जाए, मैच कर जाए या वो सिमिलर हो जाए। तो जनरली क्या होता है, मास जो होता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का वो सेम हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है नोट करके इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिएगा, आइसोबार्स की आगे चल के बहुत यूज होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज्ड। अब जैसे ही आइंस्टीन की इक्वेशन आई, आइंस्टीन ने क्या बोला कि जो हमारी एनर्जी है हम उसको क्या कर सकते हैं, मास के साथ इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स हमारी मास जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकती है फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब क्या बोला गया कि जो हमारा एटम है उसके मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम लोग एटम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो उसके मास को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि हम लोग जो है एटम के मास को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे। अब यहां से हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट को अगर समझे तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा कि जो भी हमारे एलिमेंट्स का रेशियो होगा जब वो कंबाइन करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स नेचर को शो करे। लेकिन अगर हम लोग डाल्टन्स की थ्योरी की बात करें तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा कि जब भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे तो वो हमेशा किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा कि जब भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इनका रेशियो हो या जो इनका नेचर हो वो कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए C12H22O11, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं C6H12O6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, कंपाउंड की ही तो फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन जो इनका रेशियो है जिस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं ये सिंपलर ना होके कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करें तो जो उनका रेशियो होगा वो कॉम्प्लेक्स नेचर को भी शो कर सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में जो है हमें हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताती है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर ली। तो यहाँ से अब हम लोग जो है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग एटम की बात करें तो जनरली हम लोगों ने क्या देखा था कि एटम जो है हमारे एलिमेंट का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो क्या करता है, जनरली केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि एटम जो है ये हमारे एलिमेंट का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरली जब हमारे दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं कंबाइन करके स्टेबल हो जाते हैं, कंबाइन करके स्टेबल हो जाते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल में एग्जांपल क्या आ जाएगा, H2, Cl2, CO2, HCl एक्सेट्रा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जनरली दो टाइप्स के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि जब हमारे सेम एटम्स कंबाइन करें, जब हमारे सेम एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करें तो वो हमारे क्या होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कि H2, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम कंबाइन करके H2 का मॉलिक्यूल बना लिया। इसी तरीके से Cl2, O2 एंड सो ऑन। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो हैं कंबाइन करके जो है मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे कि HCl, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम क्या कर रहा है,
कंबाइन करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम लोगों ने ये समझ लिया कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होता है। अब हम लोग जो है ये समझते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात करें तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो जो भी हमारे एटम का मास होगा वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। अब इस एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे एटम का मास है हम लोग उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमको ऑक्सीजन के मास को कैलकुलेट करना है तो हम लोग डायरेक्ट से जो है ऑक्सीजन के मास को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम लोग 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में क्या था कि साइंटिस्ट के पास कोई भी ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं था जिसके बेसिस पे वो क्या कर सकें, कोई भी एटम के मास को कैलकुलेट कर सकें। तो साइंटिस्ट जनरली क्या करते थे, ये इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके कोई भी एटम के मास को कैलकुलेट करते थे। अब जनरली इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, इसमें कोई भी एक एटम के मास को, कोई भी एक एटम के मास को हम लोग फिक्स कर देते थे। हम लोग क्या कर देते थे, फिक्स कर देते थे, या उसको हम लोग जो है एज ए रेफरेंस मान लेते थे और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी दूसरे एटम के मास को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम साइंटिस्ट क्या करते थे, ये जनरली कोई भी एक एटम के मास को क्या करते थे, फिक्स कर देते थे, उसको एज ए रेफरेंस मान लेते थे और फिर जो थे किसी दूसरे एटम के मास को उस एटम के रिस्पेक्ट में क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कौन से एटम को साइंटिस्ट ने जो है एज ए रेफरेंस माना, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो है हाइड्रोजन को क्या कर दिया, एज ए रेफरेंस सेट कर दिया। साइंटिस्ट ने कहा कि अब हम लोग जो है हाइड्रोजन के मास को क्या मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं और इसके आगे कोई भी यूनिट नहीं लगाई, इन्होंने 1 मान लिया और कहा अब हम लोग जो है हाइड्रोजन के मास को फिक्स करके किसी दूसरे एटम के मास को इसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो इन्होंने हाइड्रोजन को लिया था ये क्या कर गया, ये फेल कर गया। इसके मास से किसी दूसरे एटम के मास को मेजर करना क्या कर गया, ये फेल कर गया, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन था ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था। जो भी हमारे नेचर में गैसेस प्रेजेंट होती थी उनके साथ क्या करता था, रिएक्ट कर जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो रिजल्ट आता था वो क्या आता था, वो इनएक्यूरेट आता था, वो प्रॉपर रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता था। तो अब क्या हुआ, इसके बाद साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस सेट किया, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो होता क्या है कि जब हाइड्रोजन भी फेल हो गया, ऑक्सीजन भी फेल हो गया, तो 1961 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें क्या किया गया कि एटम्स के कुछ पैरामीटर्स को चेक किया गया और वहाँ पे जो है एटम्स के पैरामीटर्स को चेक करके कोई भी एक एटम को फिक्स कर दिया गया एज ए रेफरेंस। तो यहाँ पे पैरामीटर्स कौन कौन से थे, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो मीटिंग हुई वहाँ पे किन किन पैरामीटर्स की बात हुई और फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन से एटम को फिक्स कर दिया गया एज ए रेफरेंस, जिसके बेसिस पे हम लोग जो थे अदर एटम्स के मास को कैलकुलेट कर सकते थे। तो सबसे पहला जो पैरामीटर था वो उस एटम की अवेलेबिलिटी थी कि जो हमारा एटम है वो नेचर में प्रेजेंट है, उसका एबंडेंस है, वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तभी तो हम लोग बड़े आसानी से जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। अब सेकंड पैरामीटर क्या था कि ना तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो नेचर में और ना ही वो बहुत कम रिएक्टिव हो, तो ये दोनों कंडीशन उसको फॉलो करनी थी। और थर्ड पैरामीटर क्या था कि एक ऐसा एटम हमको लेना है, एक ऐसा एटम हमको लेना है जिसके जो आइसोटोप्स हो नेचर में वो क्या हो, वो बहुत कम हो और जो उनका परसेंटेज हो, अगर वो हो भी नेचर में तो उनका जो परसेंटेज हो वो सिर्फ एक ही के ऊपर डिपेंड करे। तो इन सारे पैरामीटर्स को चेक किया गया और देखा गया पीरियोडिक टेबल में कि कौन सा ऐसा एटम है जो इनके ऊपर फिक्स बैठ रहा है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कार्बन एटम है ये इन सारे पैरामीटर्स पे क्या हो रहा है, फिक्स बैठ रहा है। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्या देखा कि कार्बन के पास जनरली 3 आइसोटोप्स थे, ठीक है, 12C6,
13C6 और 14C6, जिसमें जो हमारा ये वाला आइसोटोप था जिसका मास नंबर कितना था 12 था। तो जब भी अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको C12 आइसोटोप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन के एटम को ले रहे हैं, कार्बन के एटम को ले रहे हैं जिसका मास नंबर कितना है 12 है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन के एटम को लिया जिसका मास नंबर कितना था 12 था, और इसको एज ए रेफरेंस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्योंकि ये जो था इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर क्या कर रहा था, फिक्स बैठ रहा था। अब इसके जो आइसोटोप थे, ये 3 आइसोटोप में तो प्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो 14C6 है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। और ये जो 13C6 है, मीन्स जिसका मास नंबर 13 है, ये सिर्फ 1% नेचर में प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो है कार्बन का C12 आइसोटोप जो है ये प्रेजेंट होता है नेचर में। इस वजह से क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जो है कार्बन के एटम जिसका मास नंबर कितना था 12 था, उसको क्या कर दिया, एज ए रेफरेंस फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इन 1961 C12 एटम वाज असाइंड एज ए रेफरेंस एटम टू मेजर अदर्स एटम मास। अब 1961 में क्या होता है कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि कार्बन का एटम जिसका मास नंबर कितना था 12 था, उसको क्या कर दिया, एज ए रेफरेंस फिक्स कर दिया। अब हम लोग जो है इस एटम की हेल्प से दूसरे एटम के मास को क्या करेंगे, अदर्स एटम के जो मास हैं उनको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसको एज ए रेफरेंस सेट कर दिया गया। और साथ ही साथ साइंटिस्ट ने यह मान लिया कि जो हमारा कार्बन का C12 एटम है, ये जो कार्बन का हमारा C12 एटम है, इसका मास कितना होगा, इसका मास 12 एटॉमिक यूनिट होगा। और साथ ही साथ उस टाइम पे क्या कहा गया कि अब हम लोग जो है अपने एटम के मास को किस में मेजर करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, C12 एटम के मास को क्या माना, 12 मान लिया, और उसी समय इन्होंने बोला कि हम लोग कोई भी एटम के मास को किस में मेजर करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करेंगे। तो इसका मास कितना हो गया, 12 एटॉमिक यूनिट। अब एटॉमिक यूनिट को हम लोग AMU लिखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। दैट इज या तो आप लोग 12 AMU लिख लीजिए, और या फिर आप लोग 12U भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 C12 एटम, अब हमारे एक कार्बन के C12 एटम का मास कितना हो गया, 12 AMU हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएं, अगर हम लोग यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाएं तो हमारे 1 AMU की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अब यहाँ से आप लोग देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना आ गया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी फाइंड कर लिया यूनिटरी मेथड से। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो मास है 1 एटम ऑफ C12 का मास क्या कर लिया, इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, और इसकी वैल्यू कितनी आई 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इस वैल्यू को आप लोगों को क्या करना है, लर्न करके रखना है, क्योंकि ये जनरली वैल्यू हमारी किसकी है, ये हमारे 1 AMU की वैल्यू है, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे एटम के मास को कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे जनरली आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो अगर हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू द 1/12 ऑफ, इट इज इक्वल्स टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास exactly equals to 1/12 of the mass of 1 atom of C12 आइसोटोप। अब यहाँ से हम लोग क्या समझ गए थे कि जो हमारी 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके बराबर होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोगों को जो है किसी भी एटम के मास को जो है एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करना हो, AMU में मेजर करना हो, तो हम लोग उसको किस तरीके से मेजर करते हैं। तो जर्नली इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ एनी एटम दैट इज गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। तो देखो हम लोगों को मास ऑफ एनी एटम, जो भी एटम के मास को निकालना होगा वो तो हमको पहले से ही गिवन होगा, क्योंकि हम लोगों को एटॉमिक मास यूनिट को मेजर करना है किसी भी एटम के लिए, और ये वैल्यू हम लोगों को पहले से ही पता है कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। इसकी वैल्यू कितनी थी 1.66 इंटू
10 टू द पावर माइनस का 24। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब भी हम लोगों को जो है मास को मेज़र करना होगा AMU में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज़ मास ऑफ एनी एटम डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24। और ये हमेशा कैसा होता है, ये यूनिटलेस होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोगों को जो है हाइड्रोजन के मास को जो है AMU में मेज़र करना है। तो देखो हम लोगों को जो है हाइड्रोजन एटम का मास दे दिया गया है, दैट इज़ 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हाइड्रोजन के मास को AMU में मेज़र करना है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ एनी एटम डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। तो यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू डालेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 24 और 10 टू द पावर माइनस 24 कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट और U। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास यूनिट में मेज़र कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज़ एवरेज एटॉमिक मास। तो अगर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो अभी तक हम लोग जितने भी एटम के मास को पढ़ते आ रहे हैं वो जनरली हमारा क्या होता है, वो हमारे एवरेज एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर लिखते हैं कि सोडियम का मास कितना है 23 ग्राम है, ठीक है, या 23 U है, तो ये क्या है, एक्चुअल में ये एवरेज एटॉमिक मास है। इसी तरीके से अगर हम लोग क्लोरीन के मास को लिखते हैं, क्लोरीन का मास 35.5 U है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जनरली क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है। तो अभी तक हम लोग जो भी मास को पढ़ते आ रहे हैं वो रियलिटी में क्या है, वो एवरेज एटॉमिक मास है। अब ऐसा क्यों है, हम लोग इसको भी समझते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे हम लोग ये भी देखेंगे। तो जनरली एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा। अब सपोज कर लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में जो है हम लोगों को 3 तरीके की बॉल्स दिख रही हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तो रेड वाली बॉल्स जो हैं इनका मास 40 ग्राम है, ब्लू वाली बॉल्स जो हैं इनका मास 30 ग्राम है और जो ग्रीन वाली बॉल्स हैं इनका मास 20 ग्राम है। और हमसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हमें इस बॉक्स का एवरेज मास बता दो। तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, अगर हम लोगों को इसका मास फाइंड करना है तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रेड बॉल्स कितनी हैं, 5 है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। किसके साथ ऐड करेंगे, जो हमारी ग्रीन बॉल्स होंगी, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में जितनी भी बॉल्स प्रेजेंट होंगी उन सब के पहले मास को कैलकुलेट करेंगे और जो हमारी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी उनसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, हमारे एलिमेंट्स के साथ होता है। अब जनरली जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये नेचर में आइसोटोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और आइसोटोप्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जनरली आइसोटोप्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। तो यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप प्रेजेंट हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। अब सपोज कर दीजिए आपसे बोल दिया जा रहा है कि आप क्लोरीन के मास को बताइए, क्लोरीन के मास को बताइए, और ये मास जो है इसमें क्या है, क्लोरीन का ये वाला आइसोटोप भी प्रेजेंट हो और ये वाला आइसोटोप भी प्रेजेंट हो। मींस क्लोरीन का वो आइसोटोप जिसका मास कितना है 35 U वो भी हो, और क्लोरीन का वो आइसोटोप जिसका मास कितना है 37 U वो भी हो। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भाई सपोज कर लीजिए हमारे पास जितना परसेंटेज क्लोरीन का होगा उससे आप उसके मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना हमारे पास क्लोरीन का जो आइसोटोप 37 है इसका होगा इसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, हम लोगों को इसका क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे वैल्यू को फाइंड किया था। अब जनरली हमारे नेचर में भी क्या प्रेजेंट है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके आइसोटोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज मास को कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है A1x1 प्लस A2x2 प्लस सो ऑन टू AnXn डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे A1 A2 सो ऑन टू An हमारा क्या होता है, ये हमारे आइसोटोप का एटॉमिक मास होता है। अब सपोज कर लीजिए हम लोग क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, तो क्लोरीन में हमारे पास क्या है, क्लोरीन के एक आइसोटोप का मास कितना होगा, 35 होता है, और क्लोरीन के एक आइसोटोप का मास कितना होता है, 37 होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे,
A1 इंटू x1। अब यहाँ पे x1, x2, x3 सो ऑन xn क्या है, ये हमारा परसेंटेज है कि हमारे नेचर में ये जो आइसोटोप है ये कितने परसेंटेज की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों को ऐड करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। आप लोगों को बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज A1x1 प्लस A2x2 प्लस सो ऑन टू ANxn डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर आप लोग A1, A2, A3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, M1, M2 सो ऑन टू Mn। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मास जो है हम लोग ये M1, M2 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को जो है क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इट हैज़ 2 आइसोटोप्स of mass 34.97 and 36.97. The relative abundance are 0.755 and 0.245. Find the average atomic mass. तो देखो सेम वही क्वेश्चन हो गया। अब सपोज करो हमारे नेचर में क्या है, 2 आइसोटोप प्रेजेंट है। अब दोनों का हम लोगों को क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, क्योंकि अगर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तभी तो हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट पता चलेगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है अगर हम लोग सिर्फ इसी के मास को निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा दूसरा वाला रह जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम लोग जो है एटॉमिक मास को मेज़र करते हैं और वो एलिमेंट हमारा जो है आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, देन हम लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो M1 हमारा कितना गिवन है 34.97 और M2 हमारा कितना गिवन है 36.97, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, A1 और A2 बोल सकते हैं। और अगर हम लोग इनके परसेंटेज की बात करें तो फर्स्ट वाला जो आइसोटोप है उसका एबंडेंस कितना है 0.755 और जो सेकंड वाला आइसोटोप है उसका एबंडेंस कितना है 0.245। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो 34.97 इंटू 0.755 प्लस 36.97 इंटू 0.245 डिवाइडेड बाई 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या मिलेगा, आपको क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा, दैट इज 35.5 U। और यही हम लोग क्या मानते हैं, इसी को एक्यूरेट मानते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए कि जब भी हमारा एलिमेंट जो है आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नेचर में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर एटॉमिक मास ना कैलकुलेट करके एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। और ये जो एवरेज एटॉमिक मास होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज M1x1 प्लस M2x2 सो ऑन टू MnXn डिवाइडेड बाई 100। क्योंकि हमारे नेचर में इन सबका सम कितना होगा 100 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे M1, M2 सो ऑन टू Mn क्या होगा, ये हमारे आइसोटोप का मास होगा। और x1, x2, x3 ये क्या होगा, ये जर्नली होगा हमारे परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, ये जो आइसोटोप है उसका एबंडेंस कितना है हमारे नेचर में ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ गए कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और क्यों आखिर हम लोग जो है एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ से ये समझते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो व्हेन वी एक्सप्रेस्ड एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो जब भी हम लोग जो है अपने एटम के मास को जो है ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो हम लोग जो है इस ग्राम एटॉमिक मास को जो है मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे देन वहां पे मैं आपको ये बता दूंगा कि हमारा जो ग्राम एटॉमिक मास है अगर हम लोग इसको मोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। इसी को हम लोग 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। तो सपोज कर लीजिए हमारा जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना है 16 U है। और अगर हम लोग जो है इसी एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से सोडियम का मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम हो जाएगा। तो देखो कितने सरल तरीके से हम लोग जो है सारे के सारे टॉपिक्स को समझते आ रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे ही मैं आपको थ्योरी करा दूंगा
फिर हम लोग जो है एवरेज एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और मैं आपको प्रॉपर वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अब नोट करके आप लोग जो है एक पॉइंट को समझ लीजिए कि जो हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है और मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट होता है, ये दोनों क्या करते हैं, ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, जो हमारे ऑक्सीजन का एक एटम का मास होगा वो क्या होगा 2.66 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, दैट इज 16 ग्राम। ये क्या होगा 16 ग्राम होगा। तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट क्या होता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो जो भी एटम जो है हमारे कंबाइन करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो जो इंडिविजुअल एटम का मास होगा अगर हम उन सारे एटम्स के मास को जोड़ दें तो वही हमारे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो हमारे मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर हम लोग उन सभी के मास को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। या हम लोग इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो हमारे मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं अगर हम लोग उन सभी के मास को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया है CH4 का मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या है, मीथेन। तो अगर हम लोगों को इसको ऐड करना है तो यहाँ पे क्या है, एक एटम किसका है, वन एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पे एक एटम कार्बन का है प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम है। तो कार्बन के एटम का मास कितना होता है 12U प्लस 4 इंटू 1U। तो अगर हम लोग देखें तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा दैट इज 16U, 16U के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग मॉलिक्यूलर मास को देखिए तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है, ये 1U के बराबर होता है और ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16। तो 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 16, तो ये कितना आ जाएगा 18U के बराबर आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा वाटर का। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इसी तरीके से हम लोग जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो व्हेन वी रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, तो जब भी हम लोग जो है अपने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं या 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब सपोज करिए हमारे पास ये वाटर है, अब ये क्या है, ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट में आया है और इसी को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग मीथेन की बात करें तो मीथेन का मास कितना आया, 16U आया था और इसको अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि ये क्या है 16 ग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ गए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आप लोग अभी मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं करेंगे। जैसे ही मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, दैट इज फॉर्मूला मास। तो जनरली जो है हमारा फॉर्मूला मास जो है, हम लोग जो भी हमारे सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके लिए हम लोग जो है फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ये एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और जब ये 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स हम लोग अगर इनको ब्रेक करना भी चाहें तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए हम लोगों ने कंपाउंड लिया दैट इज NaCl, तो ये क्या हमारा आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन है और Cl हमारा क्या निगेटिव आयन है, मीन्स कैटायन और एनायन से मिलकर बन रहा है कंपाउंड, तो ये आयनिक कंपाउंड है। तो एक सोडियम के एटम में यहाँ पे क्या होता है कि 3D स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरीके की लैटाइस बनती है। तो लैटिस जो है आप लोग ये जो है
जब आप लोग 12th क्लास में पहुंचेंगे वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है आयनिक कंपाउंड जो हैं लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। अभी आप लोग बस ये समझ लीजिए कि हमारे जो भी आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। और जब ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं तो जो भी इनके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है, मीन्स जो भी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग उसको ऐड कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास कहलाता है, मीन्स सम ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, KCl है, NaCl है। तो ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका जो मास होता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास कहलाता है। अब सपोज करिए हमारे पास गिवन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो सोडियम का मास कितना होता है 23U और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5U। तो हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला मास क्या निकल के आएगा। देखो जनरली फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि जब भी जो है फॉर्मूले मास की बात आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारा कंपाउंड रहा होगा वो कैसा रहा होगा, आयनिक कंपाउंड रहा होगा। ठीक, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले मास को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूले मास में अंतर क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास को ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग फॉर्मूला मास की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉलिड्स और आयनिक कंपाउंड्स को कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ये समझ लिया कि फॉर्मूला मास क्या होता है। तो अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है, अगर आप लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग पूरे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, आप लोग वहां से जा करके जो है सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है इन लेक्चर्स की PDF को डाउनलोड करना है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक और वेबसाइट की लिंक दे दी है, वहाँ से आप लोग जो है डायरेक्टली जो है आज के लेक्चर्स के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।